हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका सभी टॉपिक टोटल 10 यूनिट जो करके हैं एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और लास्ट में आपका रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सभी यूनिट को एक एक करके आज समझेंगे। अब इसमें ये भी देखेंगे पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर 1 होता है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो या चाहे कॉमर्स का हो। लेकिन पेपर जो आपका सेकंड होता है, अगर आप जिससे आप पीजी किए हो, चाहे आप मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे मास्टर ऑफ आर्ट्स हो। अब आर्ट वाले मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, अगर उससे आप किए हैं तो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पहले हम टोटल जो आपके पेपर होते हैं, कितने? 2 पेपर है इसमें, यूजीसी नेट। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, पहले इसको देखेंगे पेपर के बारे में। पेपर 1 और पेपर सेकेंड। पेपर 1 जो आपका रहेगा एक कॉमन पेपर होता है जो सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये आपका बन जाएगा 100। ठीक है। ये जो होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ये होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे आप मान लीजिए चाहे आर्ट स्टूडेंट हो, आर्ट के, या कॉमर्स। ठीक है, इससे मैटर नहीं करता। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये आपका 200 नंबर का बनता है। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें क्या करना होता है, कितने आप लाएंगे कि आप नेट होगा, जीआरएफ होगा, पीएचडी होगा, इस बात को याद रखना। 200 ये और 100 ये जब दोनों जोड़ेंगे, 200 प्लस 100 मतलब 100, ये आपका 300 में बनता है। ठीक है, 300 इसमें से अगर आप मान लीजिए 180, 210, 190, 215, इस प्रकार से जो आप देखते होंगे अलग अलग सब्जेक्ट का सबका कट ऑफ जाता है। ये आपके बनते JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक होता है आपका नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक होता है PhD। ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। नेट का लेता है, कभी काल 170 पे कर देता है, कभी 180 पे कर देता है, अलग अलग सब्जेक्ट। कभी काल 100 आपका 65 पे हो जाता है कैटेगरी वाइज का। और ये जो होता है 150, 160, 170, ये भी अप्रोक्स से होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जेआरएफ का सबसे हाई रहेगा, उसके बाद जो बचता है नेट, उससे जो कम होगा पीएचडी। 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो आपको अगर देखिए, ये मत सोचिए हमें कितना लेना। और सबसे अच्छी बात, कभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए, और कंपटीशन तो रहता है। आप फिर कहोगे सर नेट या जेआरएफ हो जाता है तो क्या मिलेगा? देखिए, आप एक यूनिवर्सिटी, जो आपको बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उसमें आप पढ़ाने के योग हो जाते हो। उसके पढ़ाने के लिए फिर क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी क्या करती है, वैकेंसी निकालती है, आप उसमें अप्लाई करोगे तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन टोटल प्रश्न जिसको बनता है, इस पे आपका क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब एक प्रकार से इंटरव्यू जो आपको होता है, मतलब एक प्रकार से वाइवा बोलते हैं, जो भी है। तो 20 प्रश्न आपके क्वेश्चन होते हैं वाइवा, ये आपके ऐड किया जाता है। अगर आप जेआरएफ हो या नेट हो, इसी आधार पे आपको क्या कर लेते हैं, टीचिंग के लिए हायर कर लिया। और जब टीचिंग में आप जाओगे, प्रोफेसर बनोगे, एक होता है एडहॉक बेस, गेस्ट लेक्चर, परमानेंट। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में लोग रहते हैं। अब गेस्ट लेक्चर है, कभी काल बुला लिया,
आपको पढ़ाना है, 20-25 लेक्चर लेना हो आपने पढ़ा दिया। एडहॉक बेस कभी कभार जैसे एडहॉक किया गया, किराए पे बुलाया गया। कभी कभार अगर वहाँ पर सब्जेक्ट कॉमर्स है या आर्ट है, आर्ट में मान लीजिए हिस्ट्री या पॉलिटी है, अगर वहाँ पर टीचर नहीं तो परमानेंट के लिए आपको रख लिया जाता है। और गवर्नमेंट अगर मिल जाता है तो भाई सबसे बेस्ट है। मैं सबसे ज़्यादा लोग आजकल प्राइवेट में ही अपना जीने खाने का रास्ता बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। आज हम बात करेंगे पेपर 1, जो पेपर 1 में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेपर 1 में ही अगर आपका क्वालिफाई नहीं करोगे, भले ही आप पेपर 2 में अच्छे नंबर लाते हो, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखेगा? आपका पेपर 1। अब इसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, तो जिसमें 20 × 2 40% जो आपका परसेंट बनेगा, परसेंटाइल बनेगा, इसी के ही आधार पे आपको क्या किया जाता है? क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। आवाज ज्यादा आती दोस्तों, क्या करें। चलिए अब बात करते हैं आपका पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले से हमें क्या पढ़ना है? टॉपिक आपका आता है फर्स्ट, जो कि पेपर 1 फर्स्ट आपका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा आपका टॉपिक रहता है रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अगला आपका आता है, इसी में कितने हो गए? 5। ठीक, उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लॉजिकल, एक आपका सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट उसके बाद आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां पर लिख देते हैं लॉजी। उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 9। द पीपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, और लास्ट में आपका रहता है, यहां लिख देते हैं द हायर एजुकेशन सिस्टम। द हायर एजुकेशन सिस्टम। ये बेसिक आपके सभी जितने मैंने टॉपिक लिखा है, ये आपके पेपर 1 में पूरा रहता है सभी। अब इसमें जो आपको पढ़ना होता है पेपर 1 की तैयारी के लिए, पहले क्या 2019 से पहले, 2019 से अगर देखा जाए पहले, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद क्या कर दिया गया है, अब इसमें से ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे।
अब क्या कर दिया गया है, किसी से 7 क्वेश्चन कर देगा, किसी से 2 कर देगा, किसी से 3 कर देगा। आपको लगेगा ये क्या होगा भाई, हमने तो हर एक यूनिट को पूरा अपना एफर्ट दिया 100% और क्वेश्चन यहाँ तो ऐसे पूछा जाता। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ जब से ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। अब जो है संस्था है आपका एनटीए है, अब वो क्या करता है, उसको लगता है कि भाई सिलेबस से कितना क्वेश्चन सिलेबस से बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। और प्लस उसमें क्या करता है, आपको लगेगा कि भाई सिलेबस तब क्यों दिया जब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि उसको क्या करना है, बच्चों को कम करना है। कम करना मतलब कम पासिंग दिखाना है। एक वहां पर कितना पहले होता था 15%, फिर बाद में हुआ 10%, उसके बाद 5%। अब ये 5 या 6% के बीच में ही रेशियो चलता है। सोचिए पहले ऑनलाइन को जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, ठीक है, 2015 के बाद से 14 के बाद से जब 2G 3G जैसे आया, आपका सारा एग्जाम ऑनलाइन होने शुरू हो गए। सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस को छोड़ दो तो बाकी सारे एग्जाम देखा जाए तो ऑनलाइन हो चुका है। अब हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, और कंप्रीहेंशन में। तो आपको ध्यान से देखिए जो कि हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग के बारे में पहले बात करते हैं, इसके बारे में टीचिंग मीन्स क्या होता है, जो आप बोलते हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन जब ज्यादा मात्रा में होता है तो उसी को नॉलेज बोलते हैं। जब नॉलेज के आधार पे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको विजडम बोलते हैं, और विजडम के आधार पे किसी भी चीज का जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। ये पूरा जो आपका एक निखार आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब बताना, समझाना, यही है एज ए कम्युनिकेशन। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपके पास कितना पेशेंस है, एक क्षमता है जो आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में कितना पेशेंस रखते हैं। जैसे कभी कोई बच्चा एक बार क्वेश्चन पूछेगा, 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, 5वीं बार भी पूछ सकता है, तो कहीं आप चिढ़ ना जाए, आप गुस्सा ना कर जाए। ये आपका पेशेंस को चेक करता है। ये बात होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद एक एक करके लिख के समझाता हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक क्या क्या टॉपिक है पहले आज ही समझाते हैं और बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहला इसमें जो आपको पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है। अब ये सूचना कहां से आता है, टेलीविजन से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, या लोगों से, सोशल मीडिया, आजकल देखते होंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन आता है। अब अगर यही इंफॉर्मेशन अच्छा इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, तो आप सही लोगों का विकास होगा। गलत इंफॉर्मेशन होगा, रूमर्स होगा, अफवाहें होंगे, तो हमारे समाज को नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट आपका इसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जब आपके पास बेहतर होंगे, अच्छे इंफॉर्मेशन होंगे, तो आपके पास बनेगा नॉलेज, अर्थात ज्ञान आपके पास आ जाएगा। देखते होंगे कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, बोलते रहते हैं, और जब नॉलेज अच्छी होगी तो आपके पास एक विजडम होगा, एक दूरदर्शी आप बनेंगे, या आप एक बुद्धि आपके पास होगा। जैसे कहते हैं कि बुद्धिज्म में 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, दुनिया से चलती है कि साहस होना चाहिए, करुणा होना चाहिए और बुद्धि होना चाहिए। इसी पे ही अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विजडम, विजडम के आधार पर जब किसी भी चीज को आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करेंगे मतलब इंटरप्रेट करेंगे, तो बनेगा इंटेलेक्चुअल, 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 ठीक है। या ये आपके 4 चीजें बेसिक ये आपको क्या करता है, बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल।
तो ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। इसी के ही आधार पे आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब जब कॉन्सेप्ट कैसे, अब जब मान लीजिए आप जब ये सारी चीजें आपके पास होती है तो यहाँ पर आप दो व्यक्ति की बात हमेशा होगा, एक होगा आपका टीचर और एक होगा आपका स्टूडेंट। अब इन दोनों लोग के बीच में क्या होता है, कोई भी चीज का आदान प्रदान, क्रियाकलाप, जो भी है इंफॉर्मेशन का शुरुआत हो जाती है। अब टीचर जो है ये हमेशा सेंटर्ड में होते हैं, स्टूडेंट हमेशा ये एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है, ये चीजें हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब टीचर क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो क्या कहलाता वो, इंफॉर्मेशन को सूचना को कहां तक पहुंचाना है, स्टूडेंट तक। और इसे जो पहुंचाने की प्रक्रिया, जब यह इधर से स्टूडेंट का क्या आता है, फीडबैक। अब फीडबैक गुड हो सकता है या तो बैड हो सकता है। अब गुड हो सकता है या तो बैड हो सकता है। बैड मतलब या तो आप देखते होंगे सही का टिक लगेगा या तो गलत लगेगा, बस ये समझ जाइए। इंफॉर्मेशन जो फीडबैक आएगा, इसी के ही आधार पर पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग चलता है। लेकिन टीचिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहलाता है, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को अपने विद्यार्थी तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अर्थात ठीक है, तो ये बात को याद रखना, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब ये पहली बेसिक चीज यही समझना है। लेकिन और भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीजें याद रखना है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी निखार आती है कि अगर अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी विजडम, इंटेलेक्चुअल है, तो आप एक अच्छे समाज, आप एक अच्छे विद्यार्थी का अच्छे निर्माण कर सकते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन अगर गलत होगा तो आपकी बुद्धि भी, आपकी नॉलेज गलत तो बुद्धि भी गलत, बुद्धि गलत तो आपका इंटेलेक्चुअल गलत, और इसी सारी चीजें से क्या होता है, सब कुछ निगेटिव विचार बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं अच्छे लोग के साथ बैठेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, तो आप अच्छे रास्ते पे चल पड़ेंगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत सूचना देगा, तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी कैसे कोई ज्ञान दे देता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आजकल लोग, बहुत से लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा युवाओं की 3 चीज की समस्या है दोस्तों। पहली चीज, एक उनके पास नौकरी या जॉब, जो भी बोलो। दूसरा, जब नौकरी, उसके बाद क्या होना चाहिए, शादी, विवाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 के चक्करों में बेचारे उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। तीसरा का बात नहीं करेंगे। तीसरे बाद शादी हो गया तो बच्चे, कैसे इनको पढ़ाना है, कैसे इनको लिखाना है, इन्हीं सब चीजों में उनकी जीवन उलझी पड़ी है। अब कोई भी स्टूडेंट होता है 20 से लेकर के 30 के बीच में, या अप्रोक्स 35 तक ले लेते हैं। इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा लोगों का जीवन बहुत संघर्ष में चलता है। अब इसी संघर्ष में वो अफेयर में पड़ेंगे, लाइफ में थोड़ा चीजें भटक भी जाएंगे, और इसी में आपका हार्मोन्स भी बहुत एक्टिव होता है, जो आप अपने आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। कहीं लड़ाई भी हो जाएगा, कहीं झगड़ा भी हो जाएगा, कभी पढ़ाई अच्छा भी हो सकता है, पढ़ाई खराब भी हो सकता है, उथल पुथल भी मचेगा, कंपेयर भी करोगे, और जॉब पे बहुत बार आप रिजेक्ट होंगे, सिलेक्ट कम होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। और यहीं पर अगर किसी व्यक्ति ने उसको गलत, और यही इसी आधार पर सबसे ज्यादा लोग किसके पास जाते हैं, बाबा के पास। बाबा पता चला वो क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाबा बोल देगा बच्चा, कोई भी जाएगा 3 चीज बोलेगा, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होगी तो आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका अफेयर नहीं चल रहा है। ये नहीं 3 चक्कर हुए, बेचारे जीवन क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है देश के। आप सोचेंगे टॉपिक से ये क्या टॉपिक है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये जीवन में आपको उथल आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपके जीवन में नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत परेशान हो, तो कोई बात नहीं, आप संघर्ष में हो। शादी विवाह चक्कर है, ठीक नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, होना बच्चे नहीं हो रहे, जो भी है तो आप संघर्ष पे हो। ये सारी जो चीजें किसके पास लेके जाते, बाबा। ये बाबा अंगूठा छाप आपको उल्लू बना के आपकी जीवन की सारी कमाई या मेहनत
ये क्या कर देगा, ताबीज देगा, कुछ देगा, भभूति देगा, गले में टांग लो, बिस्तर के अंदर रख लो, तकिए के नीचे रख लो, ये सब बातें कहता है। तो ये बात क्या कहना चाह रहा था कि अगर आपका इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो आपके जीवन में यही सारी चीजें भटकाव शुरू हो जाता है। तो चलिए, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की बात किया। दूसरा बात करते हैं आपका लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बाद अगला आपका सीमेंट टॉपिक अगला है, एक एक करके लिख देते पहले मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बाद फोर्थ आपका मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग के बाद अगला बात करेंगे ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। आप जाइएगा, पूरा सिलेबस देखिएगा, सब यही है। सिक्स्थ आपका अगला का है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। सेवंथ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। और भी आगे, ठीक है, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। उसके बाद ICT सपोर्ट मटेरियल। अब इनका क्या है भाई, आजकल टीचिंग में ज्यादा नहीं इनका योगदान होता है, ठीक है। ये सभी मिलाकर के आपका टोटल जो है 7, 8, 9, ये जो मैंने टॉपिक सब लिखा दिया, यहीं से आपका टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट हमने बात किया, अब लेवल ऑफ की बात करते हैं। लेवल में बेसिक अगर आप देखेंगे इसके 3 लेवल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। दोस्तों ये जो आपको एक एक टॉपिक बता रहे हैं, ये सभी आप लोग कहीं से भी आप पढ़िएगा, सब जगह मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी जाइए, या किताब लेके। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा दोस्तों, आप जितना हो सके कलम कापी उठाइए, मेमोराइज करिए, उसको याद करिए, पढ़िए, काम वही देता है। यूट्यूब पे क्या है, मान लीजिए मैं वीडियो डाल देता हूँ, मेरे पास जो भी मैंने पढ़ा सीखा, मैं भी सीखता ही रहता हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, सीखता हूँ, हर दिन सीखता हूँ। तो आप जितना इसको याद करेंगे, जितना मेमोराइज करेंगे, समझेंगे, यही काम देता है। हमेशा कलम कापी पे ही काम करते रहना चाहिए। अब जैसे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक प्रकार समझिए कि दिमाग पहले है तभी मैं लिख पा रहा हूँ। अगर नहीं है तो मैं कहीं लैपटॉप या मोबाइल से PPT बना करके या उसके मामले डिजिटल तरीके से पढ़ाता, तो सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास में समझा के निकल जाता, ठीक है। वहाँ क्या है कि सब कुछ रहता है, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, उसके बाद समझा भी रहा हूँ। ये बहुत हार्ड, बहुत कठिन होता है चीज़ों को। अगर दिमाग से कहीं स्विप कर गया कोई टॉपिक, तो आपको लगेगा कि इसका मतलब मैं कुछ नहीं तैयारी की। इसमें क्या होता है, आपका लिखने का और बोलने का और सोचने का तीनों चीज चलता है। इस लेवल से आप लोग तैयारी करिएगा। चलिए, लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या पढ़ना है, 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जब आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं, एक एक वर्ड उसको लिखना, बोलना, सब कुछ सिखाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। अब मेमोरी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट किसने दिया, उनका नाम पूछता तो उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था
मेमोरी का। दूसरा था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया? अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? जब क्लास में कोई बच्चा क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चा लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाता है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया? उनका नाम था मॉरिसन। क्या नाम था उनका? मॉरिसन। मॉरिसन, ठीक है। और फर्स्ट जो थे वो हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे। और थर्ड जो आएंगे उनका नाम है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को अपने भविष्य लेकर के ये सोचते हैं कि मुझे आईएएस तैयारी करना है, या मान लीजिए आप बीटेक करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कोई एक डिजाइनर बनना चाहते हैं, बहुत सी दुनिया, या आप मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर बने, किसी भी चीज में आप जाना चाहते हैं, जब आप अपने कैरियर को लेकर के खुद से डिसीजन लेते हैं कि आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है दोस्तों, तो 3 लेवल में इसको बांटा गया है। इसको बार बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है, पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ये 3 लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है? विधि, पढ़ाने की विधि। पुराने जमाने में देखा जाए तो पहले ऑफलाइन मेथड्स होता था। आजकल नए जनरेशन में अगर देखा जाए तो 21वीं शताब्दी समझिए कि आप 2022 से देखा जाए, 20 से देखा जाए, कोरोना काल से ही सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन मेथड्स यूज करना शुरू कर दिए। तो पहले 2 मेथड्स था, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑफलाइन पुराना था, ऑनलाइन नया आया कोरोना काल से। ऑफलाइन में क्या होता था? टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते थे, जो फेस टू फेस क्लास होती थी, वहां पर स्टूडेंट टीचर की बॉडी लैंग्वेज भी सीखता था, और ओवरऑल देखा जाए तो एक माहौल होता था, वहां डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं था, सामने टीचर बैठा होता था। अगर बच्चा, आज के समय में क्या है, आप मोबाइल लेके बैठे क्लास कर रहे हैं, किसी कॉल आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो आप क्लास में डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप पढ़ाई नहीं इतना कर पाते। बट उसके पॉजिटिव भी, हर एक चीज का पॉजिटिव है, बहुत कुछ नेगेटिव है। अब ऑनलाइन में क्या है, आपकी सूचनाएं बहुत जल्दी आपके पास जल्दी इमीडिएटली पहुंच सकती है। आपके बहुत से मल्टीपल एक रिसोर्स है, मल्टीपल आपके बेसिक देखा तो संसाधन है, कहीं से भी किसी भी आप मान लीजिए चैनल पे जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये फायदा है। तो इसके बेसिक 2 मेथड्स की बात करता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन जो मेथड्स होता है, पुराने जमाने की बात होगा, जिसमें एक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड, और व्हाइट चार्ट से लिखा जाता था, सामने टीचर बच्चे बैठे होते थे, तो उसको हम बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। ऑनलाइन जो आजकल डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन बेसिकली 2 चीज को याद रखना है, आपको पढ़ना है, मॉक क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, इस बात को याद रखना है। मॉक मींस होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसमें पहले 18 चैनल थे, फिर 36 चैनल हुए, फिर 80 चैनल हुए। इसमें गवर्नमेंट कुछ चैनल को प्रोवाइड कर रखा, फ्री में आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। 2017 से ही इस चीज को गवर्नमेंट ने काफी फ्री किया था, तो इस चीज को आपको, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको बाकी जो बेसिक जो मैंने बता दिया यही चीज है। अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है कि मॉडल है, इसकी पढ़ाई के बेसिक 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगर मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो एक होता है पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेडागोजी। पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेडागोजी। दोस्तों अभी पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, मैंने कहा आपको समझा देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो पेडागोजी मींस होता है जब आप स्टूडेंट और टीचर आमने सामने दोनों बैठ के स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए कोई विद्यार्थी बैठा होता है, तो ये आमने सामने जो होता है इसी को हम बोलते हैं पेडागोजी। वहां पर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट पे पूरा 100% फोकस होता है कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सवाल को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पूरा फोकस होता है स्टूडेंट किस पे, टीचर जो है स्टूडेंट पे पूरा फोकस रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका पेडागोजी। दूसरा होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी उसको बोलते हैं जहां पर थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप आ जाता है, कि आप क्लास 12th में हो तो टीचर बार बार आपको नहीं टोकेगा, आपको होमवर्क दे देगा, कोई टॉपिक होगा उसको सॉल्व करवाएगा, बाकी आप 100% पूरा अपना घर पे करेंगे, उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। थर्ड होता है आपका हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स होता है जब आप खुद से अपना फ्यूचर बनाते, खुद से आप कोई काम करते, खुद से आप कोई ग्राफिक डिजाइनर करते, खुद से आप एक चैनल बनाते, जो आप सीखते हैं उसको बोलते हैं हेटागोजी। तो ये आपका मॉडल की बात हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लॉम टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 3H कॉन्सेप्ट की बात होता है।
3H कॉन्सेप्ट मीन्स होता है हेड, हार्ट, हैंड। 3H कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर गांधी जी भी इस चीज को कॉन्सेप्ट दिए थे 3H। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, इसे बना देते हैं, इसका सिर हो गया, यहाँ पर उसका दिल बना देते हैं, अब समझ जाओ इसका हार्ट हो गया, और ये हैंड हो गया, इसका हाथ हो गया, उंगलियां, बस। 3H कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? जैसे आज के समय में इसको बोलते हैं एनालिटिकल, एनालिसिस, कॉग्निटिव, कुछ भी आप कह सकते हैं। ब्रेन को आप किसी भी चीज को कॉग्निटिव करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडागोजी, यहाँ पर जो आपका दिमाग है। दूसरा होता है आपका हार्ट, इसको बोलते हैं इमोशनल। इमोशनल होना, लोगों से जुड़ाव रखना, बातचीत करना, लोगों में कनेक्टिविटी रखना। एक इमोशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ह्यूमन है, एक मानव है, जानवर में भी, किसी भी जिसमें जीव जंतु होगा, पेड़ पौधे, सब में इमोशनल जुड़े होते हैं, बस आपका भाव कैसा है, इसलिए इमोशनल। थर्ड होता जो आपका हैंड, मतलब इसको होता एक्शन, क्योंकि आप एक्शन मतलब कार्य करते, रोजी रोटी के लिए, 4 पैसा कमाते, अपना घर परिवार चलाने के लिए। तो बोला कि इसको हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर आप मान लीजिए एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके पास विजडम अच्छी है, आप एनालिटिकल हैं, आप अच्छी बात करते हैं, और आपके पास एक अच्छे रोजगार भी है, हैंड है, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल नहीं है, तो आप समाज में बहुत ऐसे कुर्तियां मचाएंगे, आप बहुत ज्यादा आतंक मचा सकते हैं, आप बहुत नफरत फैला सकते हैं। तभी कहते हैं कि अगर आज जिनके बीवी बच्चे होते तो आज इनमें लोगों से इमोशनल जुड़ाव होता, इनके पास ये चीज है नहीं, इसीलिए जो मन में आता तो वही डिसीजन लेते हैं, लोगों पे थोप देते हैं। तो ये चीजें होती है, इसीलिए कहा जाता है 3H कॉन्सेप्ट, मतलब दिमाग भी अच्छी हो, रोजगार भी अच्छी हो, और इमोशनल होगा तो इंसान समाज को बेहतर बना सकता है, एक बेहतर टीचर बन सकता है। इस बात को याद रखना। अब हम बात करते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी कभी जो लोग बीएड वगैरह करते होंगे उनको बताया गया है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ाना है, 10 मिनट या 8 मिनट आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। अगर आप उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उसमें क्या होगा, जैसे आपने टीच किया, ऐसे सर्कल बना दिया, मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया, ठीक है, टॉपिक्स, और आपने उसको टीच किया, एक टीच मतलब वो धोखा देना, बोले टीचिंग किया, आपने बताया है, उसके बाद उसका आएगा फीडबैक। क्या आएगा? फीडबैक। ये आप करेंगे, आपने पहले में अगर 8 मिनट में पढ़ाया, बच्चों को अच्छा लगा तो दैट इज गुड। अगर आपने मान लीजिए पढ़ाया, बच्चों को समझ में, फिर दोबारा आपको जो पढ़ाने को इसी सिलसिला दिया जाता है, उसी बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें बहुत से अलग अलग लेवल आता है। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का बेसिक सिद्धांत क्या क्या है? एक टीचर के क्या बेसिक सिद्धांत भाई? प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एक ड्रेस होना चाहिए। आजकल नहीं एक टी शर्ट डाल लिया, चलो मैं भी कभी कल, माफ करना, बट एक टीचर का क्या होता है, प्रॉपर उसका अपना टीचर का ड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा कुछ रहा तो बोल कुछ रहा, टाइम पास कर रहा, हेलो हाय हेलो हाय हेलो ये कर रहा, ये ऐसा नहीं है। किसी कमेंट आ गया, हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार, अरे कैसे हो, खाना खा, ये सब बकवास नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। प्रिंसिपल आप एक बेसिक टीचर का सिद्धांत है, टाइम पे क्लास में एंट्री करो, जो टॉपिक उसको अच्छे से पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद अपना क्लास से बाहर जाओ, बाद में आप चाहे कमेंट किसी का पढ़ो, जो भी करना डजंट मैटर, बट क्लास के अंदर अगर आप ये सब चीजें डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे। एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ड्रेस, टाइम का डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, बहुत कुछ जरूरी होता है टीचिंग में, और ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मन में आया कभी क्या लपेट के चल दिया। अगला बात करते हैं अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव कैसे होगा? जब आपकी राइटिंग अच्छा होगा, अगर आपकी राइटिंग लिखावट अच्छी है, कोई व्यक्ति बच्चा पूछना चाहता है, मान लीजिए मैंने कई बार मिस्टेक, कोई स्पेलिंग गलत हो गया, तो जो स्टूडेंट सामने बैठा होगा तो कंफ्यूज हो सकता है कि क्या लिखा, आर है कि पी है, के है, सी है। तो आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लिखावट अच्छा, लिखावट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्लस आप जो बोलते हैं, आपके बोलने की शैली बहुत सरल शब्दों में होना चाहिए, इतना ज्यादा लाउडली नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा लो में नहीं होना चाहिए। आप एक प्रकार से जो बच्चा समझ सके, उसमें आपकी आवाज में इतना डरावनापन ना हो, ये सब चीजें अगर नहीं है तो आप अफेक्ट जो आप एक प्रभाव डालेंगे लिखावटी से, बोल से, ये बहुत बेहतर करेगा। और
कभी किसी एक जैसे बोलते हैं कि बायस अनबायस, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का आप समझते हैं कि भाई अनबायस नहीं होना चाहिए या बायस नहीं हो, पक्षपात किसी का नहीं करना चाहिए, आप अनबायस हो, आप सभी आपके लिए बराबर हैं, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जात का स्टूडेंट आपके क्लास में आता है, एक टीचर का दायित्व तो उसके नज़र में सब बराबर है। आप एक अच्छा समाज, आप एक अच्छा पर्यावरण, आप एक अच्छे देश के नागरिक बन रहे हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करिए, तभी टीचिंग का इफेक्टिव बेहतर होगा। आईसीटी सपोर्ट मटेरियल, अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आजकल समय में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि भाई अभी जैसे मान लीजिए कैमरा लगा है, चाहे मोबाइल से आप पढ़ा रहे हो, चाहे लैपटॉप से पढ़ा रहे हो, जो भी जितने आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो पार्ट हैं, ये टीचिंग में आपको काफ़ी मदद करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इतना ही है, हमने टॉपिक बात किया, कल लेके आएंगे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।